तो अब हम करने वाले हैं क्विक रिवीजन या फॉर्मूला रिवीजन इस चैप्टर का, जिस चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, ये अपने पास में है स्टार्टिंग में इंडेक्स, जिन जिन चीज़ों को हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, ये अपने पास में टोटल चीज़ें लिखी गई। ठीक है, साथ साथ में इसके टाइम के टैग है वो भी मैं इसमें दूंगा। ये ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसके अंदर में जो टॉपिक आ जाता है वो है द लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, द लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बताता है कि अपने पास में कोई भी बॉडी है उसकी इनेबिलिटी है कि वो खुद से अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। कौन कौन सी स्टेट को? रेस्ट वाली स्टेट को, मोशन वाली स्टेट को, या खुद से अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती। इसके अपने पास में तीन केस आते हैं। कोई बॉडी रेस्ट पे है वो हमेशा रेस्ट पे ही रहना चाहेगी, कभी भी रेस्ट वाली स्टेट को चेंज नहीं करना चाहिए, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन वाली स्टेट को चेंज नहीं करना चाहेगी, तो बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। और जो बॉडी एक डायरेक्शन में जा रही है तो वो खुद से अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, तो बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट अपने पास में आता है जो इनर्शिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। ठीक है, इनर्शिया का मतलब हो जाता है रेजिस्टेंस टू चेंज, किसी चीज़ को चेंज करने के लिए रेजिस्टेंस जो हो रहा है वो, जैसे रेस्ट वाली स्टेट को रजिस्ट कर रही है, मोशन वाली स्टेट को रजिस्ट कर रही है, वही। ठीक है, तो जो इनर्शिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, मास पे डिपेंड करता है। जैसे एक कार है, कार को रेस्ट से मोशन में लेके आना आसान है एज कम्पेयर टू बस को मोशन में लेके आना, तो क्योंकि बस का मास ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कार। यहाँ से इनर्शिया के बारे में पता चलता। ठीक है, इन सब चीज़ों को चेंज करने के लिए जो अपने काम में आता है वो है फोर्स। फोर्स का मतलब क्या हो जाता है? फोर्स अपने पास में एनी काइंड ऑफ पुल पुश, ठीक है, या ऐसा कुछ है जो कि रेस्ट वाली स्टेट को चेंज कर सकता है, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, ठीक है, बॉडी की शेप को चेंज कर सकता है, या इनमें से किसी भी दो या तीन चीज़ों को कलेक्टिवली चेंज कर सकता है, वो चीज़ होती है फोर्स। जैसे ये बॉडी है रेस्ट पे, इसको रेस्ट से मोशन पे लेके आया, वो है फोर्स। कोई बॉडी है मोशन में, उसको मोशन से रेस्ट पे लेके गया, वो है फोर्स। फोर्स ने किसी बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर दी, ठीक है, या फोर्स ने किसी बॉडी की शेप चेंज, ये सब है फोर्स की प्रॉपर्टी। फोर्स की जो एसआई यूनिट होगी, जो एसआई यूनिट हम मेजरमेंट के लिए यूज करेंगे वो होगी न्यूटन, और सीजीएस यूनिट है वो होती है डायन, और 1 न्यूटन का मतलब होता है 10⁵ डायन। इसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ रहे होते हैं कॉमन फोर्स इन मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में जो हम कॉमन फोर्स, सबसे पहले टाइप का जो फोर्स पढ़ा जाएगा मैकेनिक्स में वो है वेट। ठीक है, वेट का मतलब हो जाता है ग्रेविटेशनल पुल बाय अर्थ। अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को कितने ग्रेविटेशनल पुल से खींच रही है, ये वाला फोर्स है, अर्थ लगा रही होती है किसी भी बॉडी पे। इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं वो होता है mg, और इसकी डायरेक्शन है टुवार्ड सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ अपने सेंटर की डायरेक्शन में खींच रही हो। जैसे एक ब्लॉक है जो कि किसी सरफेस पे रखा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा है, इंक्लाइन प्लेन पे रख रहा है तब भी सेंटर की तरफ में mg लग रहा हो, ऐसे हम mg को बना देते हैं। नेक्स्ट अपने पास में जो कॉमन फोर्स है वो है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन किसी दो सरफेस के बीच में लग रहा होता है, इस तरीके से लगता है कि वो दोनों सरफेस आपस में मर्ज ना हो पाए। जैसे एक टेबल है, टेबल के ऊपर में ये ब्लॉक है, ये दोनों आपस में मर्ज ना हो, इस तरीके से नॉर्मल रिएक्शन इनमें लग रहा हो। ठीक है, जो टेबल है वो ब्लॉक को ऊपर की तरफ पुश करवाएगी, जो ब्लॉक है वो टेबल को नीचे की डायरेक्शन में। ऐसे ही ये अपने पास में सरफेस है, इस सरफेस पे क्या है, ये जो इनक्लाइन सरफेस है ये उसको ऊपर की तरफ पुश दे रही है, और जो ये सरफेस है इसको नीचे की तरफ, इसको बोला जाता है नॉर्मल रिएक्शन। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब कि कोई रस्सी है, रस्सी के अंदर में कितनी टेंशन आ रही है वो है। ठीक है, ये अपने पास में स्ट्रिंग में इस तरीके से जनरेट होता है कि स्ट्रिंग के अंदर में कोई भी दो पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट को एक दूसरे की डायरेक्शन में खींच रहा होता है। ठीक है, जो एक्चुअल में स्ट्रिंग के कोई भी दो पॉइंट को दूर नहीं जाने देता, ऐसे फोर्स को बोला जाता है टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, इन सब की प्रॉपर वीडियो अगर आपको देखना है प्रॉपर डिटेल में, तो उस केस में आप इसकी पूरी वीडियो देख सकते हो। मैंने इसका वन शॉट बनाया हुआ है जिसमें मैंने डिटेल में समझाया है। तो वन शॉट है वो एक्चुअल में वन शॉट जैसा नहीं है, पहली बार जो बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए ये हमने बनाया हो। ठीक है, इसका जैसे ही वन शॉट तैयार होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से इसको देख लेना, अदरवाइज अपने यूट्यूब चैनल पे सर्च कर लेना। अपने चैनल का नाम है एलिगेंट।
अब देखो नेक्स्ट अपने पास में एक ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक है, ये रस्सी से बंधे हुए हैं। इस केस में इनमें टेंशन ऐसे लग रही होती है। रस्सी के कोई भी दो पॉइंट पे टेंशन बनाता हूँ, एंड वाले पॉइंट पे टेंशन बनाई जाएगी और वो रहेगी रस्सी के अंदर की डायरेक्शन में। इस पॉइंट और इस पॉइंट पे मैं टेंशन बनाऊंगा तो रस्सी की तरफ, इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे बनाऊंगा तो रस्सी की तरफ। इसमें अपने पास में रस्सी के दो एंड वाले पॉइंट पे बनाऊंगा तो इस तरीके से। ये होता है टेंशन। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है स्प्रिंग फोर्स। किसी स्प्रिंग में आने वाला फोर्स क्या होता है वो। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स का मतलब हो जाता है टेंशन इन द स्प्रिंग। कोई स्प्रिंग है उसके अंदर में कितनी टेंशन आ रही है, उसी चीज़ को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो स्प्रिंग की बेटा एक प्रॉपर्टी होती है, जब कोई स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है तो उसमें कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होता। अगर मैं स्प्रिंग को कंप्रेस कर देता हूँ, इस लेवल से थोड़ा सा अंदर की तरफ कंप्रेस करेंगे, तो स्प्रिंग की ये प्रॉपर्टी होती है कि स्प्रिंग बाहर की डायरेक्शन में फोर्स लगाने लग जाती है। ठीक है, तो इस केस में ऐसे फोर्स लगेगा। अगर कोई स्प्रिंग इलोंगेटेड होती है, उस केस में दोनों एंड को अंदर की डायरेक्शन में खींच रही होती है, तो दोनों एंड पे जो टेंशन है उसकी वैल्यू हो जाती है टी। ठीक है, टेंशन को ही स्प्रिंग फोर्स ही बोल देते हैं। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, माइनस अपने पास में रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिस डायरेक्शन में स्प्रिंग को खींचेंगे, मतलब अगर कंप्रेस करेंगे बाहर की तरफ फोर्स लगाएगी, अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो अंदर की तरफ फोर्स। ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही होती है। एफ एस होता है टेंशन इन द स्प्रिंग, के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट और एक्स होता है इलोंगेशन या कंप्रेशन किसी भी स्प्रिंग में। इसके बाद में नेक्स्ट टाइप के फोर्स आते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे होते हैं जो जब लगते हैं जब दोनों बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट हो, जैसे कि नॉर्मल रिएक्शन है अपने पास में, या फिर टेंशन है, ये सब ऐसे फोर्स हैं, ये जब लगते हैं जब दोनों बॉडीज आपस में कॉन्टैक्ट में। नेक्स्ट आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ऐसे फोर्स हैं जो इस फील्ड की वजह से लग रहे होते। ठीक है, जब दो बॉडी कॉन्टैक्ट में ना हो तब भी ये फोर्स लग रहे होते, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये सारे के सारे फोर्स हैं कि फील्ड की वजह से लग रहे। ये है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, या किसी एक डायरेक्शन में चल रही है तो उसी ही डायरेक्शन में चलती रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता। ये होता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। स्टेटमेंट ने लिख दी है, स्टेटमेंट लिख दी है, इट स्टेट दैट ऑब्जेक्ट ऑलवेज वांट टू मेंटेन इट स्टेट्स ऑफ रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे नहीं लग जाता, तब तक ये अपनी स्टेट की रेस्ट वाली स्टेट है या मोशन वाली स्टेट है उसको मेंटेन रखे। नेक्स्ट है अपने पास में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझने से पहले एक टॉपिक पढ़ा जाता है जिसको बोला जाता है मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें कितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन रिप्रेजेंट है उसके अंदर, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, उसको होता है मोमेंट। अब न्यूटन सेकंड लॉ है, उसकी स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ की स्टेटमेंट ये है कि अपने पास में रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है। ठीक है, कि हम जितना भी फोर्स लगाएंगे उतना ही मोमेंटम में चेंज होगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंड लीनियर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कैसे भी लिख दो कोई फर्क नहीं। अब यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आ जाती है 1 एस यूनिट्स में। फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है dp/dt। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यही अपने पास में न्यूटन सेकंड लॉ की स्टेटमेंट है। अगर मुझे एवरेज फोर्स निकालना है तो उस केस में लिखना पड़ेगा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ठीक है, अब इसी चीज़ को और एक्सप्लेन करके लिखते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या बताया है, dp/dt। मोमेंटम को लिख दिया है मास इंटू वेलोसिटी। अब इस केस में मास इंटू वेलोसिटी का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, वेलोसिटी बाहर, मास का डिफ्रेंसिएशन प्लस मास बाहर, वेलोसिटी का। तो फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है v इंटू डी एम बाई डी टी या m इंटू डी वी बाई। अगर अपने पास में मास अगर कांस्टेंट है तो फॉर्मूला बन जाता है डी एम बाई डी टी, वहाँ पे उस केस में जीरो हो जाएगा। फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन।
अगर अपनी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो dv बाई dt वाली जो टर्म है वो अपने पास में जीरो हो जाएगी। फोर्स का फॉर्मूला बन जाता है v इंटू डी एम बाई डी टी। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या है? न्यूटन थर्ड लॉ बताता है हर किसी एक्शन के कोरस्पॉन्डिंग एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन। कोई भी फोर्स होगा, ठीक है, वो हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जैसे कि अपने पास में ये नॉर्मल है, जितना नॉर्मल ये टेबल ब्लॉक पे लगा रही है उतना ही नॉर्मल ये ब्लॉक इस टेबल पे लगा रहा है। दोनों एक्शन और रिएक्शन पेयर है। ठीक है, नेक्स्ट बात अगर हम करते हैं रस्सी में, जो टॉप पॉइंट पे टेंशन लग रही है वही बॉटम पॉइंट पे टेंशन लग रही है, दोनों इक्वल और अपोजिट हैं, दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अपने पास में दो टाइप के फोर्स का कंपोजिशन बनेगा, एक तो बैलेंस्ड फोर्स और एक अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स का मतलब ये है कि फोर्स इस तरीके से लग रहे हों कि एक्सेलरेशन अपना जीरो हो जाए, ऐसे फोर्स को बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। जैसे कि एक ब्लॉक है, उस पर 2 न्यूटन लेफ्ट में लग रहा है, 2 न्यूटन ही राइट में लग रहा है, ऐसे फोर्स को बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स। ये ब्लॉक है, जैसे उस पर नॉर्मल जितना लग रहा है उतना ही उस पर लगने वाला mg है, नॉर्मल और mg है दोनों के दोनों बैलेंस्ड फोर्स। नेक्स्ट आता है अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, दो फोर्स इस तरीके से लग रहे हों कि उनका जो नेट एक्सेलरेशन है वो नो, जैसे कि ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो बैलेंस्ड फोर्स नहीं है, इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन। ठीक है, एक ब्लॉक है, अपवर्ड डायरेक्शन में 6 न्यूटन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 न्यूटन, दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। 6 और 2 का रिजल्टेंट ऊपर की डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स है तो बॉडी ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेट, ये होता है अनबैलेंस। नेक्स्ट जो इसके अंदर में जो चीज़ है वो है इम्पल्स। इम्पल्स को डिफाइन किया जाता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। फोर्स और टाइम की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो जो अपने पास में चीज़ आएगी उसको बोला जाएगा। अगर कांस्टेंट फोर्स है तो इम्पल्स हो जाएगा फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, अगर अपने पास में वेरिएबल फोर्स है तो हम कर देते हैं इंटीग्रेशन एफ डी टी। इसका मतलब है फोर्स और टाइम का जो अपने पास में ग्राफ बनाएंगे उसमें एरिया अंडर द कर्व होगा, वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा इम्पल्स। इसके बाद में नेक्स्ट आता है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होती है? इम्पल्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम के ही इक्वल, ये अपने पास में है इम्पल्स मोमेंटम। नेक्स्ट अपने पास में थ्योरम है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली थ्योरम का देखो क्या मतलब है। अगर किसी भी सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स अगर जीरो है तो उस सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व, ये चीज़ बताती है कंजर्वेशन ऑफ। अगर किसी जगह पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होगा या कांस्टेंट होगा, ये होती है कंजर्वेशन ऑफ। एफ नेट है वो अगर जीरो है तो जितना पहले मोमेंटम था उतना ही बाद में मोमेंटम। जैसे इसका एक एग्जांपल आ जाता है रिकॉइल ऑफ गन। जैसे कोई गन थी, पहले रेस्ट पे थी, अगर जैसे ही उसमें से बुलेट फायर करेंगे उस केस में जो बुलेट है वो आगे की डायरेक्शन में जाएगी, मतलब बुलेट का मोमेंटम राइट डायरेक्शन में है, तो गन का मोमेंटम लेफ्ट डायरेक्शन में होना चाहिए ताकि नेट मोमेंटम पहले जीरो था वो बाद में भी जीरो ही बन सके। इस प्रोसेस को ही बोला जाता है रिकॉइल ऑफ गन, गन का रिकॉइल हो जाए। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है कोई बॉडी है उसके ऊपर में लगने वाले जितने भी उस पर लगने वाले फोर्स उन सबको लिखना। ठीक है, सिर्फ कौन से फोर्स हैं? जो फोर्स बॉडी के ऊपर लग रहे हैं वो लिखेंगे, वो फोर्स जो बॉडी अप्लाई करेगी वो वाले फोर्स नहीं लिखेंगे। सबसे पहला फ्री बॉडी डायग्राम मैं समझा देता हूँ। ब्लॉक ऑन ए टेबल, एक टेबल है, टेबल के ऊपर पे ब्लॉक रखा हुआ है, अपवर्ड डायरेक्शन में जो टेबल है वो ब्लॉक पे नॉर्मल लगा रही है तो इसको फ्री बॉडी डायग्राम में शामिल किया गया है। एक mg है वो अर्थ है इस मास पे अप्लाई कर रही है, mg डाउनवर्ड है, ये अपने पास में हो जाता है इसका फ्री बॉडी डायग्राम। अगर किसी ब्लॉक को इंक्लाइंड प्लेन पे रखता हूँ तो जो ये
ब्लॉक है, जो प्लेन है, वो इसके ऊपर नॉर्मल लगा रहा होगा, एक इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लग रहा होगा। इस पे लगने वाले जो दो, इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है अपने पास में कनेक्टेड मोशन। कनेक्टेड मोशन का क्या मतलब है, एक अपने पास में इस तरीके से पुली है, पुली पे दोनों डायरेक्शन में M1 और M2 दो वेट कनेक्टेड है। M2 की वैल्यू ज़्यादा है, M1 की वैल्यू कम है, इस तरीके से मान लेते हैं। ठीक है, तो इनका सबसे पहला काम तो होता है फ्री बॉडी डायग्राम। इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट है M2G, ऊपर टेंशन। इसका वेट है M1G, ऊपर की डायरेक्शन में है। ऐसे केस में अगर हमें कभी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाता है नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग अपॉन टोटल मास। स्ट्रिंग के अलोंग में कितना नेट फोर्स लग रहा है, तो स्ट्रिंग के अलोंग में फोर्स लग रहा है M2G, M1G और ये T और ये T। T और T तो दोनों इंटरनल फोर्स हैं, तो कैंसिल होके जीरो ही हो जाना है। M2G इसको नीचे गिराना चाहता है, M1G इसके एक्सेलरेशन को अपोज। नेट फोर्स आ जाता है M2G माइनस M1G अपॉन टोटल मास जो इसकी वजह से मूव करेगा वो होगा M2 प्लस M1। यहाँ का फ्री बॉडी डायग्राम बना के हम टेंशन भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। इसके बाद में इस पे बेस्ड एक और एग्जांपल है, ये है इसका एग्जांपल। एक देखो, दो ब्लॉक हैं 3 kg और 7 kg का। इस पे एक तरफ लग रहा है 10 न्यूटन, एक तरफ लग रहा है 20 न्यूटन। इस तरीके से इन पे लगने वाला फोर्स है। इसमें हमें निकालना है एक्सेलरेशन क्या होगा दोनों ब्लॉक का, और स्ट्रिंग के अंदर में टेंशन क्या होगी। एक्सेलरेशन के लिए क्या फोर्स बताया है, नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग। लेफ्ट डायरेक्शन में 20, राइट डायरेक्शन में 10। नेट फोर्स क्या बन गया है, लेफ्ट डायरेक्शन में 10। तो दोनों की दोनों बॉडी लेफ्ट डायरेक्शन में ही एक्सेलरेट करेंगी। एक्सेलरेशन हो जाएगा नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। एक्सेलरेशन बन जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं इस 3 kg है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ, और 7 का भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। 3 वाले के अकॉर्डिंगली इक्वेशन लिखते हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इस पे लगने वाला नेट फोर्स है 20 माइनस टी। इस बॉडी का मास है 3 और एक्सेलरेशन 20 माइनस टी इज इक्वल टू 3। टेंशन की वैल्यू हो जाएगी 20 माइनस 3, टेंशन की वैल्यू हो जाती है 17। ये अपने पास में इसका तरीका हो जाता है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम से भी टेंशन निकाली जा सकती थी, तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, उससे भी आंसर। इसके बाद में अपने पास में जो नेक्स्ट है वो है टाइप ऑफ वेइंग मशीन। वेइंग मशीन किस किस टाइप की हो, तो अपने पास में 3 टाइप की वेइंग मशीन है जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली टाइप की वेइंग मशीन, ठीक है, जो नॉर्मल वेइंग मशीन होती है तो 50 kg 60 kg ऐसे दिखा रही होती है, जैसे हम यहाँ पे अपने पैर रख के खड़े होंगे तो ये वेट दिखा देती है। ऐसे वाली मशीन को वेइंग मशीन ही बोला जाता है। ये वाली जो मशीन है ये नॉर्मल रिएक्शन को मेजर कर रही हो, ठीक है, और जो रीडिंग हमें दिखाती है वो नॉर्मल रिएक्शन को जी से डिवाइड करके दिखा देती है। सिंपल केस के अंदर में जो अपना नॉर्मल है किसी भी बॉडी पे लगने वाला एम जी के इक्वल है, तो प्रॉपर वेट दिखाएगी, जी से डिवाइड करके रीडिंग है वो मास की रीडिंग में कन्वर्ट करके बता दी। नेक्स्ट टाइप की अपने पास में जो मशीन है वो है स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है, जो अपने पास में स्प्रिंग से बंधी, जो स्प्रिंग की फॉर्म में इस तरीके से मशीन रहती है, उस मशीन को बोला जाता है स्प्रिंग बैलेंस। ये वाली जो मशीन है ये मेजर करती है टेंशन को, और ये जो रीडिंग दिखाती है वो टेंशन को जी से डिवाइड करके फिर हमें बता रही होती है। ये है दूसरी टाइप की वेइंग। थर्ड टाइप की जो वेइंग मशीन है जिसको बोला जाता है बीम बैलेंस या फिर कॉमन बैलेंस। बीम बैलेंस अपने पास में क्या है, इस तरीके की जो मशीन जो दुकानों में तराजू आपको दिख रहा होता है वो, ये दोनों साइड के वेट है उनको कंपेयर कर रही होती हैं। एक तरफ M1 मास लिखा है, एक तरफ M2। इसका वेट M1G, इसका वेट M2G। दोनों को जब तक दिखाती हैं जब तक दोनों साइड के वेट बैलेंस ना हो जाए, इसका मतलब है दोनों साइड के मास बैलेंस ना हो जाए। नेक्स्ट अपने पास में ये क्वेश्चन है, इस केस में हमें ये रीडिंग बतानी है, जो स्प्रिंग बैलेंस है उसकी रीडिंग क्या होगी। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। जो स्प्रिंग बैलेंस है
स्प्रिंग बैलेंस किस चीज़ को मेजर कर रहा होता है? स्प्रिंग बैलेंस जो होते हैं वो टेंशन को मेजर करता है बेटा। तो इसमें हमें टेंशन निकालनी है, तो सबसे पहले 6 का वेट लेंगे, 6 इंटू जी 60 न्यूटन, 3 का वेट लेंगे वो हो जाएगा 30 न्यूटन। अब 6 वाला ज़्यादा भारी है तो ये इधर एक्सेलेरेट करेगा, 3 वाला लाइट है तो ये ऊपर की डायरेक्शन। एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ जाती है नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग, 60 माइनस 30 है नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, तो जो कि है 6 प्लस 3, 30/9 किया जाता है 10/3 मीटर पर सेकेंड। अब जो 3 वाला है उसका फ्री बॉडी डायग्राम मैं बना लेता हूँ। अब इसकी इक्वेशन मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है, इसकी इक्वेशन लिखने वाला हूँ। नेट फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है मास इंटू एक्सेलेरेशन, ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलेरेट कर रहा है तो नेट फोर्स हो जाता है T-30, T-30 इज इक्वल टू, इसका मास है 3, एक्सेलेरेशन है 10/, T-30 इज इक्वल टू 10, तो जो टेंशन है इसकी वैल्यू आ जाती है 40। ये है अपने पास में इसके अंदर में इस पूरी रस्सी में आने वाला टेंशन, और जो स्प्रिंग बैलेंस है उसकी रीडिंग भी टेंशन ही होती है, तो इसका आंसर 40। ठीक है, केजी वेट में बात करें तो इसका आंसर आ जाता है 4 केजी वेट, किया जाता है आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास में इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सबसे पहले टाइप की जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसी फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन जीरो हो, ऐसी फ्रेम को बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ऐसी जो भी फ्रेम होती है उसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड होता है। ठीक है, ऐसी फ्रेम को बोला जाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिस फ्रेम का एक्सेलरेशन जीरो हो और ऐसी फ्रेम में न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड हो। जैसे अगर कोई अपने पास में लिफ्ट है, लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है और कोई पर्सन बाहर से खड़ा हुआ, रेस्ट पे खड़ा हुआ उस लिफ्ट को देख रहा है, उस केस में क्या होगा कि वो बाहर से इसका मेजरमेंट करेगा तो इसको नज़र आएगा कि ये तो एक्सेलरेट कर रही है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन बनाएगा नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और इसको जो नेट फोर्स है वो नज़र आएगा T-mg इज इक्वल टू एम ए। यहाँ से ये T की वैल्यू निकालेगा जो कि आएगी mg प्लस एम ए, जो कि बिल्कुल करेक्ट इक्वेशन है, यही इसकी आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट आता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब अगर यही ऑब्जर्वर इस लिफ्ट के अंदर चला जाता है, अब ये अंदर से इस चीज़ का मेजरमेंट करता है, अंदर से इस फ्रेम की मेजरमेंट करता है, तो देखो क्या है, अंदर अगर होगा तो इसको ये एक्सेलेरेशन नज़र ही नहीं आएगा, तो ये इक्वेशन देखेगा तो ये तो बैलेंस्ड इक्वेशन है, ऊपर की तरफ जितनी टेंशन है उतना ही नीचे mg है, तो ये इक्वेशन बना देगा T इज इक्वल टू mg। बट सिनेरियो तो सेम ही है, ऊपर की इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन इसकी गलत है। ऐसी फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन जीरो हो, ऐसी में न्यूटन का जो लॉ है वो वैलिड नहीं होता। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम अप्लाई करते हैं सूडो फोर्स। सूडो फोर्स क्या होता है? एक ऐसा फोर्स, एक इमेजिनरी फोर्स है जिसको अप्लाई करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर में इस फोर्स की अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है मास ऑफ बॉडी, बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, इनटू फ्रेम का एक्सेलरेशन। अगर इसकी डायरेक्शन बात करूं, इसकी डायरेक्शन होती है जिस तरफ बॉडी का एक्सेलरेशन है उससे जस्ट, जिस तरफ फ्रेम का एक्सेलरेशन है उससे जस्ट अपोजिट। तो अब जो नीचे वाला केस बनाया था उस केस में लिखते हैं। तो वो जो केस था, ये इससे ऊपर जो बनाया हुआ था ये वाला केस, इस केस में आदमी इस लिफ्ट के अंदर खड़ा हुआ है। अगर कोई आदमी इस लिफ्ट के अंदर में खड़ा हुआ है तो उस आदमी को क्या नज़र आएगा कि उसको लगेगा टी और एम जी दोनों की दोनों बैलेंस्ड है, बट ये फ्रेम है ये ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलेरेट कर रही है, मतलब कि हमें सूडो भी फोर्स लगाना पड़ेगा। सूडो फोर्स का फॉर्मूला बताया मैंने, ब्लॉक का मास इंटू एक्सेलरेशन, एम में इसकी वैल्यू हो जाएगी
और इसकी डायरेक्शन जिस तरफ फ्रेम मूव कर रही है उससे अपोजिट में है, एम में। ये हो चुका है एम जी प्लस एम में इज इक्वल टू टेंशन। तो बैलेंस फोर्स उसको नज़र आ रहे हैं। ये इक्वेशन बिल्कुल सही दे देता है, इसलिए इसको टो फोर्स भी बोला जाता है, जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट अपने पास में जो प्रिंसिपल है वो है रॉकेट प्रपल्सन। रॉकेट प्रपल्सन है वो न्यूटन थर्ड लॉ पे बेस्ड होता है। देखो क्या रहता है, एक अपने पास में कोई रॉकेट है, ठीक है। अब ये रॉकेट है, ये गैसेस को पीछे की डायरेक्शन में पुश कर रहा होता है एक बहुत तेज वेलोसिटी से, ठीक है। किसी वी वेलोसिटी से पीछे की डायरेक्शन में ये गैसेस को पुश, ठीक है। तो अब ये गैसेस है, इन गैसेस पे रॉकेट पे जो फोर्स लगा रहा है वो क्या है, एफ। तो जो गैसेस हैं वो रॉकेट पे भी फोर्स लगा रही है, न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से इक्वल एंड अपोजिट। पर रॉकेट वो ऊपर की तरफ लग रहा है तो इसलिए उसको बोल देते हैं अप थ्रस्ट फोर्स। रॉकेट पे ऊपर की तरफ लगने वाला, जो अपने पास में रॉकेट पे लगने वाला फोर्स है एफ, उस फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, वी इंटू डी एम बाई डी टी। क्योंकि इसमें मास वेरिएबल है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगता है। ठीक है, अपवर्ड का फोर्स पता चल गया है और अपने पास में ये आ गया है। इसके बाद में हम बनाते हैं रॉकेट का फ्री बॉडी डायग्राम। तो रॉकेट है, रॉकेट पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है वो एम जी है, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है वो एफ है, नीचे की तरफ लग रहा है वो एम जी है। अब इसको मान लेते हैं कि ये ऊपर की तरफ एक्सेलेरेट कर रहा है, तो इक्वेशन बन जाएगी एफ माइनस एम इक्वल टू एम में। ये वाला कंसेप्ट है, इसको यूज किया जा सकता है रॉकेट के प्रिंसिपल्स को समझने। नेक्स्ट इसमें जो अपने पास में टॉपिक है वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जब लग रहा होता है जब दो रफ सरफेस कांटेक्ट में होती, ठीक है। ये हमेशा सरफेस के अलोंग ही लग रहा होता है। फ्रिक्शन देखो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फ्रिक्शन एक तो डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन पे, जितना ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन। दूसरा फ्रिक्शन लग रहा होता है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ये डिपेंड करता है माइक्रोस्कोपिक एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे, ना कि हमें जो एरिया दिख रहा है मैक्रोस्कोपिक एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, माइक्रोस्कोपिक एरिया पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ रफनेस, फ्रिक्शन है वो रफनेस पे भी डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा सरफेस रफ होंगी उतना ही ज़्यादा उस पर लगने वाला फ्रिक्शन होगा। नेक्स्ट आती है टाइप ऑफ फ्रिक्शन। अपने पास में दो टाइप के फ्रिक्शन मेनली पढ़े जाते हैं। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जब लगता है जब दोनों बॉडीज रिलेटिवली रेस्ट पे हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन इस तरीके से लगता है कि वो थ्रेशोल्ड होता है किसी भी बॉडी को मूव करवाने के लिए। जैसे कि कोई बॉडी है, उसको मूव करवाने के लिए, उसको पहली बार मूव करवाने के लिए 20 न्यूटन के फोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो अगर हम उस पर 20 से कम फोर्स लगाएंगे तो उस फोर्स को ही स्टैटिक फ्रिक्शन कंसिडर किया जाएगा। फ्रिक्शन उस फोर्स की वजह से बॉडी को मूव नहीं होने दे, अपनी वैल्यू एडजस्ट करता रहेगा, उससे कम जितना भी फोर्स लगाएंगे उस तक। लिमिटिंग फ्रिक्शन, इस फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसका फॉर्मूला हो जाता है म्यू एस इंटू एन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल रिएक्शन। इसके बाद में नेक्स्ट आता है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन जब लगता है जब दोनों बॉडीज रिलेटिवली मोशन में हो, एक बॉडी पे दूसरी बॉडी फिसल रही हो या एक बॉडी पे दूसरी बॉडी मोशन कर रही हो, ऐसे को बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा, इस तरीके से लगेगा कि रिलेटिव मोशन नहीं होने। काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू, और अगर हम बात करें काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन की, इस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा ज़्यादा रहेगा। कोई बॉडी है उसको रेस्ट से पहली बार स्टार्ट करवाना ज़्यादा मुश्किल रहता है एज कंपेयर टू वो बॉडी पहले से ही मोशन में है तो और मोशन कंटिन्यू, इसलिए हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है सर्कुलर, 16th टॉपिक है ये, ठीक है। सर्कुलर मोशन में जो पहला अपने पास में जो चीज़ समझने की है वो क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन।
सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का मतलब क्या है? तो सेंटर की डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। ऑलरेडी पहले ही पढ़ा हुआ है ये चीज़। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है v²/r या फिर ω² × r। इसके लिए जो हम फोर्स पढ़ते हैं उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो होगा सेंट्रीपिटल। वो फोर्स जो पार्टिकल के सर्कुलर मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है उस फोर्स को बोला जाएगा सेंट्रीपिटल। उस नेट फोर्स को लिखा जाएगा मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन से। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन के पहले जो दो फॉर्मूले थे उनमें से इन फोर्स को करके बन जाता है mv²/r या m⍵²। सर्कुलर मोशन पे बेस्ड कुछ एप्लीकेशन है जो कि है टर्निंग ऑफ ए कार ऑन ए रोड। किसी कार को हमें रोड पे टर्न करना है। अगर हमें लेवल रोड पे टर्न करना है उस केस में जो मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है कार की उसका आंसर आ जाता है √μ/r। अगर उसको किसी बैंक्ड रोड पे टर्न करना है, ठीक है, रोड को एक तरफ से उठाते हैं वो पड़ा जाता है बैंकिंग ऑफ रोड में। और इस केस में बॉडी है उसकी मैक्सिमम सेफ स्पीड है, उसका फॉर्मूला हो जाता है ये √rg tan थीटा प्लस μ/1 माइनस म्यू tan थीटा। नेक्स्ट अपने पास में बैंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। कोई साइकिलिस्ट है उसका बैंड करना। अगर कोई साइकिलिस्ट है उसको टर्न लेना है उस केस में क्या होता है कि साइकिलिस्ट को अपनी साइकिल थोड़ी सी बैंड करनी होती है, इस डायरेक्शन में करना है उस डायरेक्शन। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो बनता है tan थीटा v²/rg। नेक्स्ट इस पे बेस्ड जो एप्लीकेशन है वो है कोनिकल पेंडुलम। कोई पेंडुलम है उसको कोन की शेप में अगर मैं मूव करवाने लग जाऊं ऐसे पेंडुलम को बोला जाता है कोनिकल पेंडुलम, जो कि वर्टिकल से एंगल थीटा बना के कोन जैसी शेप बना रहा है। ऐसे पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होगा वो हो जाएगा 2π√L cos थीटा अपॉन ये होता है कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम के बाद में एक छोटा सा टॉपिक है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे कि हमने सूडो फोर्स पढ़ा था नॉर्मल एक्सेलेटिंग फ्रेम में, सर्कुलर फ्रेम भी एक एक्सेलेटिंग फ्रेम ही है, यहाँ पे भी सूडो फोर्स से प्रॉब्लम सोल्व करी जा सकती है। सूडो फोर्स जो सर्कुलर फ्रेम में लग रहा होता है उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड होता है मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। इसकी डायरेक्शन हमेशा जो एक्सेलरेशन है उससे अपोजिट होगी, मतलब कि सेंटर से हमेशा अवे की डायरेक्शन में। ये होता है अपने पास में सेंट्रीफ्यूगल।